ये कथाएं पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। इनमें वर्णित स्थान, पात्र, घटनाएं और रहस्य वास्तविक नहीं है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। ये कथाएं केवल मनोरंजन, सस्पेंस और साहित्यिक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। श्रोता से अनुरोध है कि वे इन कथाओं को वास्तविक जीवन की घटनाओं या इतिहास के रूप में ना लें। यदि इन कथाओं के दौरान किसी को डर या असुविधा महसूस हो तो कृपया सुनना बंद कर दें। पूजा की छुट्टियों में दीपू के सामने एक मुश्किल आ गई। पापा सबको लेकर घूमने के लिए मध्य प्रदेश चले गए। माँ, पापा, दीदी और वो सब साथ थे। छोटे मामा ने दंडकारण्य में नौकरी ली है, उन्हीं का न्योता था। हालांकि दीपू को ट्रेन से सफर करना बहुत पसंद है। उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है रात का समय। अंधेरे को चीरती हुई ट्रेन दौड़ती चली जाती है। आगे क्या है कोई नहीं जानता। रात में चलती ट्रेन में दीपू को नींद नहीं आती। वो खिड़की से बाहर देखता रहता है। रायपुर में उतरकर एक जीप ली गई। उसके बाद बहुत लंबा सफर था। रास्ते में जंगल, पहाड़ और न जाने क्या क्या पार करना पड़ा। लगभग पूरा एक पहर बीत जाने के बाद वे जगदलपुर पहुंचे। वहाँ छोटे मामा उनका इंतजार कर रहे थे। एक समय बस्तर नाम का एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। जगदलपुर उसकी राजधानी था। अब ना तो राजाओं का राज रहा और ना ही बस्तर कोई अलग राज्य है। अब वो मध्य प्रदेश का एक जिला है। जगदलपुर को देखकर भी पुराने समय की राजधानी की पहचान मुश्किल सी होती है। बस इक्का दुक्का पुराने मकान ही नजर आते हैं। शहर को देखकर पापा को पसंद नहीं आया। उन्होंने छोटे मामा से कहा, ये कहाँ ले आए हो? मैंने तो सुना था कि तुम मध्य प्रदेश की जंगल में रहते हो। छोटे मामा हंसकर बोले, जंगल में रहकर क्या इलेक्ट्रिक इंजीनियर की नौकरी की जा सकती है? ठीक है, चिंता मत कीजिए जमाई बाबू, आपके लिए मैंने जंगल में रहने का इंतजाम कर ही रखा है। जगदलपुर में 2 दिन रहने के बाद वे वहां से 22 मील दूर घने जंगल के बीच एक बंगले में आ गए। बंगला काफी सुंदर था। सामने बागीचा था और पीछे की ओर पहाड़। ये जगह सबको बहुत पसंद आई। परेशानी सिर्फ दीपू को हुई। इस बंगले में सब कुछ अच्छा था, बस बाथरूम बहुत अंधेरा था। ये पुराने जमाने में बना हुआ घर था। बाथरूम भी शयन कक्ष जितना बड़ा था, लेकिन उसमें कोई खिड़की नहीं थी। ऊपर की ओर स्काईलाइट का कांच लगा था, पर कई दिनों से आसमान में बादल छाए रहने के कारण रोशनी नहीं आती थी। इस बंगले में बिजली भी नहीं थी कि बत्ती जलाई जा सके। नहाते समय दीपू बाथरूम की दीवार की ओर देखकर खड़ा रहता है, लेकिन दीवार ठीक से दिखाई नहीं देती, इसलिए वो सिनेमा के पर्दे में बदल ही नहीं पाती। नहाने से पहले कुछ देर बाथटब जैसे अपने आकाशयान में शून्य में उड़ आने की दीपू की आदत थी। अब वो भी नहीं हो पा रहा है। दीपू किसी भी तरह अपने आकाशयान को देख नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि आंखें बंद करने पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। इस वजह से दीपू को कितना कष्ट हो रहा है ये कोई और समझ ही नहीं सकता। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और तीसरे दिन तो पूरे दिन ही टप टप बारिश होती रही। दीपू का मूड बहुत खराब हो गया था। उसे किसी और से बात करने का भी मन नहीं करता। बारिश के दिन दीदी नहाती नहीं है, पापा भी छोड़ देते हैं, इसीलिए बाथरूम को देर तक घेरे रखने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन नहाने के लिए आते ही दीपू की आंखों में आंसू आ गए। बाथरूम का दरवाजा बंद करते ही इतना अंधेरा हो गया कि दीपू लगभग खुद को भी नहीं देख पा रहा था। दीवार तो दूर की बात है, आज भी वो उड़ नहीं पाएगा। क्या उसका आकाशयान कोलकाता छोड़कर बाहर आने के बाद अब उसके काबू में नहीं रहेगा?
दीपू उसी अंधेरे धुंधली दीवार के सामने खड़ा रहा। फिर पूरे मन से अपने आकाशयान का ध्यान करने लगा। उसे हर हाल में यहाँ आना ही था, लेकिन वो किसी तरह भी नहीं आ रहा था। दीपू दीवार पर कोई भी तस्वीर देख नहीं पा रहा था। उसने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। इससे थोड़ी रोशनी आ गई। दीपू फिर बहुत गहरे ध्यान के साथ काफी देर तक अपने बाथटब जैसे आकाशयान के बारे में सोचता रहा, फिर भी असफल रहा। नमक जमी हुई दीवार पर बस जगह जगह दरारों के निशान थे। उनमें कोई तस्वीर उभर नहीं रही थी। उस दिन दोपहर करीब 3 बजे खाना पीना खत्म करके जब सब लोग थोड़ा आराम कर रहे थे, दीपू अकेला ही बंगले से बाहर निकल पड़ा। तब भी बारिश हो रही थी, लेकिन दीपू को उसकी कोई परवाह नहीं थी। जैसे कोई उसे बुला रहा हो, उसे जाना ही था। बंगले के सामने की सड़क पार करते ही जंगल शुरू हो जाता था। पहले हल्का सा, फिर धीरे धीरे घना। दीपू उस जंगल में दाखिल हो गया। दूर से छप छप पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वहाँ एक छोटा सा झरना था। दीपू को वही जाना था। झरने के पास जंगल थोड़ा खुला हुआ था। दीपू ने दूर से देखा, झरने के किनारे उसकी ही उम्र का एक लड़का खड़ा है। दीपू से आंखें मिलते ही उस लड़के ने हाथ हिलाकर उसे बुलाया और पास जाकर दीपू हैरान से बोल उठा, ये क्या? वो लड़का सिर्फ दीपू की ही उम्र का नहीं था, बल्कि देखने में भी बिल्कुल दीपू जैसा ही था। सिर के बालों से लेकर पैरों की उंगलियां तक सब कुछ एकदम समान। लड़के ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कैसे हो दीपू? दीपू बोला, तुम मतलब तुम कौन हो? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? लड़के ने कहा, तुम बिल्कुल भी सपना नहीं देख रहे हो। खुद को चुटकी काट कर देख लो, मैं तुम्हारा प्रतिबिंब हूँ। दीपू ने कहा, इसका मतलब? लड़का बोला, तुमने प्रतिबिंब ग्रह का नाम नहीं सुना? तुम लोग पृथ्वी के इंसान काफी पीछे हो। फिर भी दीपू कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने बहुत अजीब अलौकिक दृश्य देखे थे, लेकिन ये बात वो किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्या वो लड़का किसी और ग्रह से आया है? ये तो हो सकता है, इसमें बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। इंसान चांद तक पहुंच चुका है, कुछ समय बाद दूसरे ग्रहों तक भी पहुंच जाएगा। अगर दूसरे ग्रहों पर इंसान या कोई और जीव हो तो उनका पृथ्वी पर आना भी संभव है, लेकिन उसकी शक्ल दीपू जैसी कैसे हो सकती है? यहाँ तक कि कपड़े भी बिल्कुल एक जैसे। मानो उस लड़के ने दीपू के मन की बात समझ ली हो। वो मुस्कुराकर बोला, सिर्फ शक्ल और कपड़े ही एक जैसे नहीं है, मेरा नाम भी दीपू है। दीपू बोला, तो फिर ये जरूर सपना होगा। लड़का बोला, बिल्कुल भी सपना नहीं। तुम्हारी पृथ्वी पर जो जो चीज है, हमारे प्रतिबिंब ग्रह पर भी हूबहू वही सब है। हाँ, हमारे पास 2-4 चीज ऐसी है जिन्हें तुम लोग कभी कभी कल्पना करके पूरा कर लेते हो। जैसे। लड़का अचानक रुक गया और हल्की हल्की मुस्कान के साथ हंसने लगा। पहले दीपू को थोड़ा डर लग रहा था। अब उसने आगे बढ़कर लड़के के शरीर को छू कर देखा। हाँ, वो सचमुच खून मांस का इंसान था, ना सपना ना कोई परछाई। दीपू ने कहा, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, जरा समझा तो दो। दूसरे दीपू ने कहा, इतना समझकर क्या करोगे, बस मान लो कि ठीक तुम्हारी तरह का एक और इंसान कहीं और भी है। जैसे तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ, दीदी, छोटे मामा, सबके जैसे ही हमारे यहाँ भी एक एक इंसान मौजूद है। सच में? मैं यहाँ झूठ बोलने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारी थोड़ी मदद करने आया हूँ। कैसी मदद? मेरे पास एक
शून्य यान है जो बिल्कुल बाथटब जैसा दिखता है। ऊपर कांच का गोल कमरा है, अंदर सीढ़ी है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम अक्सर उस शून्य यान की कल्पना किया करते थे। आज तुम इतनी तीव्रता से उसकी कल्पना कर रहे थे कि मेरा यान हिलने लगा। जानते हो ना, जब पूरे मन से कोई चीज चाही जाए तो वो मिल ही जाती है। वही यान मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। वही यान मतलब? मेरा बाथटब आकाश यान। आओ दिखाता हूँ। दूसरे दीपू ने दीपू का हाथ पकड़ा और उसे जंगल के भीतर ले गया। आप सुन रहे थे कहानी लाल जंगल पार्ट 2, राइटर सुनील गंगोपाध्याय।